नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट की। तो शुरुआत में डीडीए की वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था, ब्रीफ नोटिफिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ वैकेंसीज की डिटेल्स थी और वहां पर नीचे ये भी मेंशन करके दिया हुआ था कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको 11 जून को आएगा। तो 11 जून को ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने की डेट थी और 11 जून को ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट थी। पर इसकी लास्ट डेट दी हुई है 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई शाम 6 बजे तक आखिरी समय है जब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख दी है 1/9/2022 से 30/9/2022। इसका मतलब है कि एग्जाम आपका सितंबर के महीने में हो जाएगा कंडक्ट। तो यानी आप देखो तो आपके पास 2.5 से 3 महीने का अवेलेबल टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरने से रिलेटेड, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल से रिलेटेड बातों को। तो इसके लिए वैकेंसीज आई हैं 220। लेवल 6 की ये पोस्ट है। एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से 27 साल और इस एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जिसकी डिटेल्स दी हुई हैं बाद में। तो 220 सीटें काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। सो लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी आई हुई है, लेकिन ये पोस्ट सिर्फ 35 हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं 220 पोस्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये है कि यहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है, क्या बीटेक वाले अलाउड हैं, बीई बीटेक वाले अलाउड हैं? तो नोटिफिकेशन में आगे साफ साफ लिखा हुआ है बीई बीटेक अलाउड नहीं है। ये पोस्ट जूनियर इंजीनियर की हैं और सिर्फ डिप्लोमा के लिए अलाउड है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग को या बीई बीटेक को डिप्लोमा के इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं माना गया है। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स who are in possession of diploma in civil engineering या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर इन पोजेशन ऑफ डिग्री in civil engineering or degree in electrical mechanical engineering cannot apply for the post since it has not been considered as equivalent qualification to diploma। तो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसको नहीं माना गया है, इसीलिए डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर एक और बात मेंशन की गई है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पहले डिप्लोमा ऑब्टेन किया है और फिर उसके बाद डिग्री की है तो वो एलिजिबल है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर अगर हमने एग्जाम दे दिया है या फिर हम फाइनल सेमेस्टर में हैं, अभी बस एग्जाम होने वाला है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर मना कर दिया गया है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, दे आर नॉट एलिजिबल। आपकी मार्कशीट के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी डेट लिखी होगी कि किस तारीख को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस डेट को माना जाएगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन आई है। अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट प्रोसेस भी कर लिया है लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तब भी आपको ये माना जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। किस तारीख तक? आपकी जो क्लोजिंग डेट है ना, फॉर्म सबमिट करने की क्लोजिंग डेट, उस तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होना चाहिए, तब आप एलिजिबल माने जाओगे। तो इसका मतलब है 10 जुलाई तक आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तभी आप क्वालिफाइड हो। तो आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 10 जुलाई 2022 शाम को 6 बजे तक। इसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी और इस समय तक अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज इसके बाद भी वेटिंग है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। एग्जाम की डेट से 2 हफ्ते पहले आपको ई एप्लीकेशन स्टेटस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले ही मिलेगा जस्ट। ये ई एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम प्रोवाइड किए हुए होंगे। ई एप्लीकेशन सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 7th पॉइंट में मेंशन्ड है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए और भी कैटेगरीज दी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। फॉर्म के अंदर जो भी एप्लीकेबल हो आप वो पढ़ लेना। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस होगी 1000 रुपीज। सारी की सारी पोस्ट के लिए, कई सारी पोस्ट हैं जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह जो भी लगेंगे तो वो एक्स्ट्रा लगेंगे। विमेन कैंडिडेट्स और जो SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज हैं, यहाँ पर इनको कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा
वो दिल्ली एनसीआर के सेंटर्स में ही होगा, लेकिन अगर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं तो फिर अरेंजमेंट और भी किए जा सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। इन दोनों के लिए ही आपको सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्टेज 2 एग्जामिनेशन नहीं है, एक दिन का एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। इस एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे, जिनमें कि 120 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। और इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यहां पर हो गया सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश लैंग्वेज से। ये पूरा मिलके आपका सिलेबस हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस और उसका जो लेवल होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आपके केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा। तो डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा हिंदी इंग्लिश, सारी की सारी कैटेगरीज ऑफ पोस्ट के लिए, यानी आपको पेपर हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक ये वाली बात जो बोल्ड हाईलाइट करके दी हुई है, इससे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वेटेज होगा 85% और इंटरव्यू का वेटेज होगा 15%। तो कंफ्यूजन ये हो सकता है। अभी अभी यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे थे कि सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पर दे दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वेटेज 85% है और इंटरव्यू का वेटेज 15% है, तो इसका मतलब तो इंटरव्यू भी होगा। तो आपको ये बता दूं, आप ध्यान रख दीजिए कि ये वाली जो चीज है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड। तो हमारे लिए क्या इंटरव्यू भी प्रिस्क्राइब्ड है? आप देख सकते हैं कि हमारे लिए इंटरव्यू प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। इंटरव्यू कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है? असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर इंटरव्यू भी है। तो ये वाला क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। एक और चीज, यहाँ पर अगर आप गलत आंसर करते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/3 ही होगी, यानी 1/3, 2 का 1/3 हो गया, 0.66 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। लेकिन अब ध्यान वाली बात यह है कि कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों आएंगे क्या? तो फिर से वापस से यहीं पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 120 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं और 120 ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर 120 क्वेश्चन हैं और 120 ही मार्क्स हैं तो हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया तो मैक्सिमम मार्क्स 120 से ऊपर चला जाएगा। तो आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ही हैं, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक और क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रोविजन रखा गया है। तो आपको एलिजिबल होने के लिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, स्कोर इतना कम से कम करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 30%, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी 30%, ओबीसी के लिए कम से कम 35% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यहाँ पर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके बियॉन्ड भी किया जा सकता है। तो ये डीडीए की कमेटी के हाथ में होगा कि पीडब्ल्यूडीज के लिए कितना रखना है। अब सिलेबस भी देख लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर दोनों चीजें आ गई हैं, आपका सोम भी आ गया है, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी आ गया है। फिर आपका मेंशन किया गया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद है आपका आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। तो यहाँ पर आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आप बच गए, जैसे कि सीपीएम पार्ट नहीं है, हाइड्रोलॉजी नहीं है, इरिगेशन नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नहीं है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आप स्किप करके जा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा रीजनिंग भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, जनरल अवेयरनेस भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी। तो अगर पिछले साल का पैटर्न देखा जाए तो आपका जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का पेपर था या टेक्निकल सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये 80 मार्क्स का आया था और ये चारों के चारों पार्ट मिला के ये आया था 40 मार्क्स का। तो इन दोनों को मिला के आपका लास्ट टाइम 120 मार्क्स हो रहा था और ये सब 10 मार्क्स ईच थे। तो आप अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग इस बार भी इसी के हिसाब से कर सकते हो।
मोस्ट प्रोबेबली जो आपका वेटेज रहेगा इस बार भी कुछ इसी तरह का ही रहेगा वेटेज। तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट हो गए हैं, देखो 4 सब्जेक्ट ये हो गए यहाँ पर, और फिर टेक्निकल वाले आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। तो 4 सब्जेक्ट ये वाले और 9 सब्जेक्ट ये वाले, तो आपके पास हो गए हैं टोटल 13 सब्जेक्ट। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर 2.5 महीने में ये 13 सब्जेक्ट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सही सही बताऊं कि अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करना चालू कर रहे हो तो एक तरह से लगभग इम्पॉसिबल है कि आप 2.5 महीने में जीरो लेवल से ये 13 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लो। तो आप तैयारी हमेशा करते रहो। अब ये जो 2.5 महीने हैं इसमें आप रिवीजन जरूर कर सकते हो अच्छे से। तो आप अपने टाइम को, इस 2.5 मंथ्स टाइम को इस तरह से अलोकेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप उस टाइम में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो अभी के लिए तो बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपने बिल्कुल भी कभी भी पढ़ाई नहीं की है तो फिर मैं कहूंगा कि एक एक सब्जेक्ट उठा के आप प्रिपरेशन करो और आप आगे आने वाले 1.5-2 साल का टारगेट बनाओ कि 1.5-2 साल के अंदर मुझे एग्जाम क्रैक करना है। अभी 2.5 महीने के अंदर आप वैसे भी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आप एक एक करके सब्जेक्ट उठाते जाओ और अच्छे से मन लगा के उनके नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ। तो आपका सिलेबस 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट होगा। अगले 1-1.5 साल के बाद के जो भी एग्जाम्स आएंगे वो सारे के सारे आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ देते जाओ, किसी ना किसी एग्जाम को जरूर क्रैक कर लोगे। तो अभी के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।